सर आइए आइए ज्वाइन हो जाइए। हाँ आइए, अभी वो सेशन समाप्त नहीं हुआ, तो आइए ना। हेलो अमित सर। अमित सर। हाँ मुकेश मिश्रा सर। हाँ अमित सर। हाँ हाँ मैं सुन पा रहा हूँ आपको। हेलो। हाँ सर बताइए, नया सेशन क्या शुरू करना है? तीसरा सेशन? हाँ यही यहीं पे अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग सेशन आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मैं ये बताया हूँ कि अभी हम यहीं पे क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट सेशन पे चालू करते हैं। तो थर्ड सेशन थोड़ा रुक के कर दें? नहीं, नॉन स्टॉप करिए सर, क्या प्रॉब्लम है? अभी अभी सवा घंटा ठीक ही है। तो हुआ प्रोग्राम चालू हुए, इतना भी लंबा नहीं हुआ है कि सभी नहीं लोग। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन आंसर के लिए हमने बोल रखा है सभी बच्चों को कि अगर कोई क्वेश्चन आंसर पूछना चाहते हैं मैसेज बॉक्स में वहीं पे ड्रॉप करें उसी टाइम। वो क्वेश्चन लास्ट में उसका आंसर दिया जाएगा। लेकिन नहीं कुछ बच्चे, कोई भी फिर मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वे एक बार लाइव हों और फीडबैक दें कि हम इस प्रोग्राम को और अच्छा कैसे बना सकते हैं। एक चीज़ तो समझ में आती है कि सबसे पहले हमें जो हाँ। हुआ ये इसको हमें परचेज करना होगा, ताकि ये बीच में जो व्यवधान आता है वह ना आए। हम्म। ये तो हाँ जरूरी ये है थोड़ा सा, कैरेक्टर। ये 40 मिनट के बाद व्यवधान रुक जाता है थोड़ा सा। चलिए आगे इसको भी करेंगे। अभी तो हाँ आप हमको स्क्रीन शेयर कर दीजिए तो हम एक स्क्रीन लगा दें। हाँ अभी थोड़ा मुकेश से तो बुलाइए, मुकेश पांडे से। हाँ मुकेश पांडे सर है तो अभी। मुकेश मुकेश पांडे पांडे सर सर आप अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ मैं सुन रहा हूँ। जी सर, अमित। जो जो पांडे क्वेश्चन सर। आंसर में व्यवधान आया था, यदि आप चाहते हैं कि अभी भी आंसर देना है तो आप आंसर दे सकते हैं। हाँ डॉक्टर मनमोहन लाल विश्वकर्मा ने जो सवाल किया था। जी सर। हाँ मनमोहन जी, सुन रहे हैं आप मेरे को? हाँ सर। हाँ हाँ जी सुन रहे हैं सर, सुन रहे अच्छा हैं सर सुन रहे हैं आपको। ना। हाँ तो जी। मेरे कहने का मतलब ये था कि अब जो इरा आएगा मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें कंपटीशन की फीलिंग कम होगी और कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन ज्यादा होगा। लेकिन साथ ही साथ हम सब जानते हैं कि सेल्फ सफिशिएंसी के लिए आवश्यक टेक्नोलॉजी, कैपिटल और स्किल्ड मैन पावर भी होना चाहिए। और ये रातों रात नहीं खड़ा किया जा सकता, दुनिया का कोई देश नहीं खड़ा कर सकता। उसको टेक्नोलॉजी की मदद दुनिया के दूसरे देशों से चाहिए ही, कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए ही, इसेंशियल टेक्निक्स चाहिए ही। तो ग्लोबलाइजेशन कम होने वाला नहीं है, ये तो बढ़ेगा ही। मेरा ये ओपिनियन है, मेरा ऐसा मानना है।
तो इस आधार पे मैंने अपना ये ओपिनियन रखा है। आई थिंक शायद आप मेरे जवाब से संतुष्ट हैं। सर मैं इस बात से थोड़ा सा आगे जी बढ़ाना जी चाहूँगा। जी सर, बिल्कुल 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 सर। सर आपने जो बताया कि चूंकि सब रिसोर्स सभी कंट्री में अलग अलग टाइप के हैं और हाँ रिसोर्स की जरूरत के ऊपर डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा, ऐसा ही सर। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक ठीक जा रहा है आप। हाँ मुकेश सर, हाँ हाँ सर। अमित, मेरे पास भी एक सवाल है सर, यदि आपकी हाँ बताइए। बताइए मैं पूछूं। अरे ओके, बिल्कुल पूछिए। आपने बताया सर कि देशों में थैंक यू सहयोग। मुकेश सर, थैंक यू। हेलो सर, हाँ आपने बताया कि देशों के मध्य आपस में सहयोग होगा, हाँ तो इसमें भी सर दो तरह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ रही है। पहला दो यह तरीके से। है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हाँ आ रही है, पहली थ्योरी में यह बताया जा रहा है कि जो सर्वाइवल देश है, सर्वाइवल देश मतलब वे सभी देश जो महामारी से निपटने के लिए आपस में जुटे हुए हैं, चाइना भी मतलब एक यह है कि एंटी चाइना कोऑपरेशन कि सभी हुआ ये कि जो भी देश इस महामारी से अभी लड़ रहे हैं, भविष्य में वो चाइना के खिलाफ सहयोग होंगे, जबकि समूचे विश्व में एक साथ सहयोग थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो मैं इस पर टिप्पणी चाहूँगा। सही, ये तो सही है कि कोऑपरेशन बढ़ेगा, तो यह कोऑपरेशन मेरे हिसाब से दो तरीके से बढ़ सकता है। पहला है कि वह एंटी चाइना सर्वाइवल स्टेट्स के मध्य कोऑपरेशन बढ़ेगा, और दूसरा ये है कि चाइना अपना कोऑपरेशन अफ्रीका महाद्वीप और भारत के पड़ोसी देश में छोटे छोटे हैं, वहाँ पे वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और महामारी में उसे अमेरिका से उन देशों को कोई भी मदद नहीं मिल पाई है। यदि किसी ने महामारी के समय में मदद किया है तो वे हैं चाइना। तो एक बनेगा चाइना बड़ा भाई बन गया है अफ्रीका महाद्वीप का, मध्य एशिया का, या अपना पूरा जो पूर्वी एशिया महाद्वीप है, तो इनमें एक चाइनीज रीजनल कोऑपरेशन दिख रहा है, और साथ में एंटी चाइना ग्लोबल कोऑपरेशन दिख रहा है। तो सर इस विषय में मैं नहीं देखिए आप ये तो चीजों को आपने बहुत गहराई से विश्लेषण किया अमित, और ये चीजें पर मैं देख रहा हूँ कि ये प्री कोविड कंडीशन में भी तो ये कंडीशन है। चाइना को लेके भी एक तरफ अलग पोलराइजेशन है पूरी दुनिया में, और अमेरिका के साथ एक अलग पोलराइजेशन है। ये चीजें हैं, और कुछ कंट्री ऐसे हैं जो मजबूरी में चाइना के साथ भी है और अमेरिका के साथ भी है, दोनों तरफ है। जैसे इंडिया, ठीक है, जैसे इंडिया है, इंडिया की कुछ मजबूरी है बॉर्डर स्टेट होने के साथ, बॉर्डर शेयरिंग स्टेट होने के साथ चाइना के साथ वो बिल्कुल भी मतलब डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में नहीं है, और अमेरिका उसकी मजबूरी है ग्लोबल वर्ल्ड में। तो जहां तक मैं समझ रहा हूं कि ये आपकी आशंका बिल्कुल सही है कि इस कोऑपरेशन में बाधाएं भी बहुत ज्यादा हैं, और इनफैक्ट अभी चाइना ही सबसे बड़ी बाधा है इस कोऑपरेशन में, जो नए जो समय आएगा। तो मैंने जो आशंका किया है उसके पीछे फॉर्मूला ये है, या मेरी फिलॉसफी, मेरी सोच ये है कि अब दुनिया के खासकर जो सो कॉल्ड विकसित देश है, उन्हें एक बात समझ में आ गई होगी कि जो आज की जो दुनिया है वो सिर्फ वो अमेरिका या ब्रिटेन या जर्मनी या स्पेन या इटली, ये लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। उन्हें दुनिया के दूसरे देशों के प्रैक्टिसेस को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। मेरी फिलॉसफी ये थी, और एक रेस्पेक्ट की फीलिंग डेवलप होगी विकसित देशों को के मन में विकासशील देशों के प्रति, और ये उनको एक दूसरे के करीब ला सकती है। अदरवाइज आपने जो चैलेंजेस बताया है कि एक चाइना की तरफ वर्ड जाएगा, दूसरा अमेरिका की तरफ जाएगा, या एंटी चाइना वर्ड बनेगा, इसकी पॉसिबिलिटी तो हमेशा है, क्योंकि सिर्फ मामला कोविड का नहीं है, जो इंटरनेशनल जो जियो पॉलिटिक्स है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और वो कॉम्प्लिकेशन ही
हो सकता है कि दुनिया के तमाम देशों के बीच में कोऑपरेशन को न लाने दे या बाधाएं उत्पन्न करे। ये संभावना तो हमेशा है। जी सर, थैंक यू सर। यदि और भी कोई सवाल पूछना चाहें तो वे आमंत्रित हैं। मैं विशेष रूप से विनीता बिल्कुल, कोई भी सवाल अगर पूछना चाहता है तो वो मैसेज बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज, और ये विनीता जिससे हम लास्ट में उसको रख सकें। विनीता और अंजना हमारे बीए फाइनल के स्टूडेंट हैं। यदि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो आप आए, फीडबैक दें या क्वेश्चन पूछें। अंजना, विनीता, अंजना, विनीता, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? अमित सर। जी सर। हाँ अमित सर, हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ सर। एक क्वेश्चन आया था। हेलो मुकेश मिश्रा सर। हाँ अमित सर। हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ सर, आप बताइए। सर एक क्वेश्चन आया था आशीष दुबे की तरफ से। हाँ, ये मेंशन हुआ है क्या था अभी, वो हमको विजिबल नहीं है। अ, उसने पूछा शायद कि श्रम का जो वो वैश्वीकरण खत्म होता जा रहा है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। अभी हमको विजिबल नहीं है वो। जी तो सर, भी, जी अगर सर, आपको मैंने दिख क्वेश्चन रहा। किया था यही। वो सवाल हाँ मुकेश आशीष से एक बार। पूछा गया है या फिर पीयूष सर से? आशीष एक बार रिपीट कर लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन एक बार जी पूछ सर, सकते हैं मैं आशीष। पूछ रहा था। जी सर, मैं पूछ रहा था कि जो श्रम का वैश्वीकरण खत्म होता जा रहा है, हाँ ये भविष्य में इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब ये पुनः चालू हो पाएगा या नहीं? नहीं, श्रम का आशीष, ये सवाल तुम्हारा किससे है? सर मेरा ये सर ये वैश्वीकरण में सवाल ही हमारे है कि हिसाब से मतलब। ये अपने ये आपने ठीक से पूछा इंडियन है। हाँ, शायद कंटेक्स्ट के हिसाब तुम्हारा ये से होगा, सवाल क्योंकि मेरे से अभी ही जो होगा। भारत में। जी 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 जी, मुकेश सर सही है। हाँ आशीष, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को तुम और एक्सप्लेन करो कि श्रम का वैश्वीकरण समाप्त होता जा रहा है, तो इसके कहने जी का क्या मतलब है कि पहले श्रम का वैश्वीकरण बहुत ज्यादा था, अब समाप्त हो रहा है, ऐसा तुम कह रहे हो? जी बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब है कि श्रम का वैश्वीकरण समाप्त हो रहा है, तो जब तक ये कोविड-19 के टीके वगैरह नहीं बनते हैं, तब तक ये जो लोग बेरोजगार हो जाएंगे वापस आकर के अपने घर पर या अपने देश में, तो इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका अर्थव्यवस्था पर तो काफी प्रभाव पड़ने वाला है। नहीं, देखिए, दो तीन बातें हैं इसमें, मैं थोड़ा सा इसको आपको बताना चाहूंगा। पहली बात, जो लेबर के जो ग्लोबलाइजेशन की जो आप बात कर रहे हैं, ये बेसिकली WTO प्रोविजंस में, ये मेरे हिसाब से अमित, ये M1 M3 क्लास में लेबर का सर्विस सेक्टर में आता है ये। जी सर। और जो हम्म, इसको लेके काफी डिस्प्यूट रहा है, खासकर जो डेवलपिंग कंट्रीज है, भारत जैसे देश है, वो अमेरिका जैसे देश पे पहले से ही दबाव बनाते रहे हैं कि जो लेबर का जो ग्लोबलाइजेशन है या लेबर का जो ट्रांस बॉर्डर सप्लाई है, इसके लिए अपने बॉर्डर को खोला जाए। हम सब जानते हैं कि ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों ने क्या कर रखा है कि वीजा पे जी लिमिटेशन जी। लगा रखे हैं। ठीक है, हम्म, कारण ये है कि उनका जॉब मार्केट प्रभावित हो रहा है, क्योंकि इंडियंस जो है, मैनेजर्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स हैं, वो स्किल्ड होने के साथ साथ एज कंपेयर टू अमेरिकन सिटीजन्स वो कम पैसे पे काम करने को तैयार है। तो इनका कम पैसे पे काम करना और स्किल्ड होना, ये वहां के जॉब मार्केट को प्रभावित कर रहा है। इसलिए अमेरिका जी ने या अदर ब्रिटेन यूरोपियन कंट्रीज ने पहले से ही बहुत ज्यादा वीजा सप्लाई पे बैन लगा रखा है, वीजा देने पे। जी सर। लीवर का जो ग्लोबलाइजेशन का जो मैटर है, ये ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है और इस पे विकसित देशों ने प्रतिबंध लगा रखा है। अब जो पोस्ट कोविड सिचुएशन में, जैसे अमेरिका में 2 करोड़ से ज्यादा जॉब लॉस हो चुका है इस कोविड के हम्म, कंडीशन में, ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास जॉब लॉस हो चुका है अमेरिका में। और निश्चित तौर पे जी इंडियंस भी होंगे वहां पे, जो NRI है, जो वहां पे काम कर रहे होंगे। ठीक है, जी। तो पहली बात यह है कि हमारे जो रिमिटेंसेज है, जो बाहर से आते हैं, हमारा जो इनफ्लो है फॉरेन करेंसी का, वो प्रभावित होगा। ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये हम्म, होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा थोड़ा सा नीचे जाएगा, इनफ्लो हमारा कम होगा। हाँ, और पोस्ट कोविड कंडीशन में अब ये सिर्फ अमेरिका के मामला नहीं है, अमेरिका के हाथ में नहीं है। क्या इंडियंस फॉरेन हम्म, कंट्रीज में जाना चाहेंगे दोबारा जॉब के लिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके की पैंडेमिक है, उन्हें फ्यूचर में ये बार बार फैलने की संभावना है। तो हम खुद जी चाहेंगे कि अपने कंट्री में हम इन्वेस्टमेंट के जॉब अपॉर्चुनिटी
एक तलाशे हैं, हम काम तलाशे, बेहतर काम तलाशे हैं, तो इससे कंट्री को शॉर्ट टर्म में नुकसान हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे इंडिया को निश्चित तौर पे फायदा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है। जी जी और लेबर का सर, जो रिलेशन, मेरा हाँ हाँ जी आशीष, सर, क्या कोई मतलब वैश्विक संस्था जैसे WTO हो गया या कोई भी मतलब ये जो प्रवासी मजदूर या बाहर से आ रहे हैं, विदेशों से आ रहे हैं हमारे देश में, तो इनके हाँ लिए कोई सामाजिक सुरक्षा इनको नहीं मिली हुई है इस चीज की, किसी मैं संस्था की नहीं तरफ से? सामाजिक सुरक्षा। मुकेश सर, हाँ अमित आप जवाब दीजिए। मैं चाहता हूँ कि बहस को दूसरे दिशा में मोड़ा जाए, और जो हाँ व्हाट्सएप पे हमारे समूह हैं और जो यहाँ पे चैट बॉक्स हैं, हम वहाँ पे भी आंसर दे सकते हैं। अभी हम किसी अन्य को मौका दें, नहीं ताकि आशीष, आशीष अमित एक जी मिनट, मुझे आशीष से थोड़ा बात कर ले। आशीष, जी सर। मैं चाहूंगा कि ये जो प्रोग्राम आज जो हुआ है इस पे तुम कुछ फीडबैक दो, कुछ अपनी राय व्यक्त करो। जी सर। सवाल पूछने के अलावा ये भी जरूरी है हमारे लिए, जी और हम बिल्कुल इसको बिल्कुल सर। बेहतर कैसे बना सकते हैं, क्यों अमित? जी सर, ये अच्छा है। हाँ चलिए, तो इस पे बिल्कुल फीडबैक फीडबैक दीजिए। ज्यादा जरूरी है सर। हाँ जी सर, पहले मैं आप सभी का, जितने भी यहाँ पर हमारे टीचर्स जुड़े हुए हैं, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने इस समस्या के माहौल में भी मतलब जुड़ने का अवसर प्रदान किया सभी लोगों को, और सबसे प्रश्नों को पूछने का, और कुछ सलाह, कुछ उनको एडवाइस के तौर पर जो भी आपने दिया वो बहुत ही सराहनीय रहा हम लोगों के लिए। और मैं चाहूंगा कि इस पर हफ्ते में एक बार आप सभी लोग लाइव हो करके, कम से कम अगर हो पाए तो पॉसिबल, तो सारे लोग जुड़ करके जो भी मुद्दे हैं करंट में उनको सुलझाने का प्रयास किया जाए। और जितने भी मतलब स्टूडेंट हैं उनको आप कुछ ना कुछ अपडेट करें के माध्यम से, जो व्हाट्सएप पर बना हुआ है, कुछ कंटेंट आप भेजते रहिए हम लोगों को, ताकि हम लोग उसको पढ़ सकें और आपसे प्रश्नों को पूछ सकें। क्योंकि इस टाइम पर घर पर बैठ करके सर कुछ सूझता नहीं है कि क्या किया जाए। आशीष, ठीक है, अच्छा है। हाँ जी तो हाँ विनीता, यस विनीता सर, यस सर। तुम सवाल पूछ सकती हो, पूछो, या सवाल पूछ सकती हूँ, या फिर चाहें तो अपना फीडबैक दे सकती हूँ। ठीक है, ठीक है, तुम बोलो वहाँ से, नहीं दे रहा। सर इकोनॉमी में जो भी गिरावट हो रही है बहुत ज्यादा, ये कोविड-19 की वजह पहले ये मेंशन करो कि ये सवाल आपका किससे है? हमसे, सर से हैं, से ध्रुव से हैं? इकोनॉमी में गिरावट हो रही है ना, हम्म, पूछ रहे हैं सर। फिर से पूछो। विनीता का सवाल अमित ये है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट हो रही है तो उसको हाँ, कैसे रोका जाना चाहिए। तो ठीक है। तो अमित, मैं चाहूंगा इसका जवाब आप खुद दीजिए। नहीं, अमित, मैं चाहूँगा कि सर आप ही जवाब दें। आज ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप जवाब दीजिए। आशीष के जवाब मैं दे सकता था, विनीता ही जवाब आप दीजिए। ठीक है। तभी तभी जाके एसोसिएशन शब्द का सही मायना आएगा। विनीता, इस समय देखो, ये जो सवाल है आपने जो पूछा है, ये यस सर। ये सबके लिए चिंता का विषय है। जी भारत सर, सरकार भी चिंतित है उसके लिए, सभी राज्य सरकारें भी चिंतित है, और दुनिया के तमाम देश चिंतित है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अमेरिका में 2 करोड़ जॉब लॉस हो चुका है, इतना बड़ा नौकरी लोगों की जा चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि एक मंदी की सिचुएशन है। आरबीआई ने अभी एक एस्टिमेट जारी किया है भारत के लिए कि 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट निगेटिव हो गई, नकारात्मक। मतलब जितना हमारा नेशनल इनकम था 2019-20 में, उससे हम पीछे रह जाएंगे, बिल्कुल भी प्रगति नहीं कर पाएंगे। और इसको कहा जाता है डिप्रेशन की कंडीशन है, ये घोर मंदी की कंडीशन है। मंदी के कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि कोविड के वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हमारे सारे उद्योग धंधे बंद है, सारे इंस्टीट्यूशंस बंद है, सारे काम बंद है, लोग अपने घरों में रहने को बाध्य है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा उत्पादन बिल्कुल भी गिर चुका है, और लोगों का जॉब लॉस हो चुका है। लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, केवल आवश्यक वस्तुओं की खरीद कर रहे हैं।
इसका मतलब ये है मार्केट में डिमांड भी नहीं है। तो प्रोडक्शन भी रुका हुआ है और डिमांड भी रुका हुआ है। ये सरकार के लिए दोहरी चिंता का विषय है। ये टू साइड प्रॉब्लम है और इसको टैकल करना इतना आसान नहीं है सरकार के लिए। जी सर, सरकार वो ने तो एक तो हाँ में दिखा रहा था कि कुछ चाइना की कंपनी उठ के हमारे भारत में आने वाली है, तो सर चाइना की कुछ कंपनियां हमारे भारत में जी सर न्यूज में दिखा रहा था। सर विनीता ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। वो यह हाँ पूछना चाहती हैं कि जब से चाइना से वायरस फैला और यह हाँ विश्व के द्वारा मान लिया गया कि चाइना ने इस वायरस के ओरिजिन को छुपाया है, तब से हाँ जो एमएनसी चाइना में काम कर रही हैं वे आसपास हाँ के देशों में अपने उसी कंपनी का फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं, ताकि भविष्य में हाँ ऐसी विपदा आ जाए तो कंपनी हाँ पूरी तरह से ना बंद हो, उसे 10% हो तो एक बंद भी होगा हाँ तो 9 चालू कर सकते। तो ये हाँ जो एमएनसी कोविड-19 के एज में विकासशील देशों के लिए या इंडिया जैसे देशों के लिए अपॉर्चुनिटी भी लेके आया है। विनीता शायद ये पूछना चाहते हैं, हम राइट विनीता? नहीं, ये अच्छा एनालिसिस है, अच्छा सवाल भी है। हाँ, और सवाल अभी बेशक मैंने अच्छा है। न्यूज़पेपर में कुछ दिनों पहले पढ़ा था कि कोई एक फॉरेन कंपनी है एमएनसीज है जिसने चाइना को डिस्कार्ड कर दिया है और इंडिया में अपना एफडीआई करने का फैसला किया, अपना यूनिट प्लांट लगाने का फैसला किया है। तो ये इवन निश्चित तौर यूपी। पे हाँ, तो ये निश्चित तौर पे भारत जैसे देश के लिए ये बहुत ठीक ही है कम ये फ्यूचर के लिए अच्छा खबर है। पर ये तो ठीक है, ये तो हमारे ग्लोबल पार्टनर्स हैं या फॉरेन प्लेयर्स हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर है कि एमएनसीज क्या करेगा, क्या डिसीजन लेगा, लॉन्ग टर्म में कंट्री को फायदा होगा, ठीक है। लेकिन जो इंटरनल इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई है, जहाँ पे प्रोडक्शन और डिमांड दोनों गिर गया है, तो पहले तो हमें लॉकडाउन समाप्त होने के इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा जो सरकार प्रयास कर सकती है, जैसे अभी करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का बेल आउट पैकेज दिया है भारत सरकार ने, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोन वितरण का मामला है। तो जैसे ही लॉकडाउन की समाप्ति होगी, लोग प्रोडक्शन यूनिट शुरू होंगे, काम धंधे शुरू होंगे, तो अपने आप मंदी दूर होने के कगार पे आएगी। आरबीआई ने भी आशंका व्यक्त किया है कि इस साल तीसरी तिमाही के बाद जब स्थिति में सुधार होगा, लॉकडाउन डिक्लाइन होगा, तब जाके भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ प्रगति देखने को मिलेगी। तो अभी जो इंडियन इकोनॉमी का डिक्लाइन हो रहा है, बिल्कुल क्लियर है कि सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों ही एकदम से धड़ाम है, डिक्लाइन कंडीशन पे है। और जब तक लॉकडाउन नहीं समाप्त हो जाता, ये कंडीशन स्टार्ट नहीं होगी। दूसरा जो उपाय है, जो सबसे ज्यादा उपाय, बेहतर उपाय है कंट्री को आगे बढ़ाने का इस क्राइसिस कंडीशन में ही, रूरल इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाए, रूरल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा किया जाए, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, लोगों को काम धंधे करने के लिए इन्हांस किया जाए, इंस्पायर किया जाए, उनको आसान टर्म पे लोन दिया जाए। ये सारी व्यवस्थाएं सरकार कर रही है और आने वाले समय में निश्चित तौर पे भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। लेकिन हमें, जब तक हम लॉकडाउन से पूरी तरीके से उबर नहीं जाते, तब तक एक बिग बैंग रिफॉर्म या बिग बैंग बूस्ट होने की संभावना नहीं है। अगर हम 2%, 3%, 4% ग्रोथ भी अचीव करते हैं, तो माना जाएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने अच्छा काम किया है। तो उसे एक चैट बॉक्स में सवाल आया हुआ है, मैं चाहूँगा कि थैंक यू विनीता। विनीता आप फीडबैक दे दीजिए, आपने अच्छा सवाल पूछा। विनीता जी सर आप अपना फीडबैक दीजिए, ये प्रोग्राम कैसा था, क्या आप इससे सीखी हैं, या जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं यह अच्छा है या नहीं है, इसमें कौन से इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, तो आप अपना प्लीज फीडबैक। सर जैसे पढ़ा है उस हिसाब से हमको सर बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपकी जो जानकारी मिली हमें बहुत अच्छा लगा और हमको बहुत कुछ सीखने को मिला सर। थैंक यू सर। थैंक यू विनीता। जी सर। हाँ मुकेश है। हाँ अमित, तो यहाँ पे अमित हमारे यहाँ से एक स्टूडेंट है, मैं बता रहा हूँ, फ्रॉम विनीता टू मी। एक सवाल काजल मोदनवाल का सवाल है कि हम स्टूडेंट्स इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रोग्रेस करने के लिए किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ सर इस विषय में
हमारे हाँ बीच में ज्ञान प्रकाश पांडे सर हैं और वो अपने यहाँ NSS के ऑफिसर भी हैं। तो मैं हाँ हाँ चाहूँगा हाँ कि ज्ञान प्रकाश पांडे सर, यदि आप सुन रहे हैं तो इस सवाल का जवाब दें। हाँ ज्ञान हाँ। तो प्रकाश स्टूडेंट पांडे सर। कैसे इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं? ज्ञान सर, हाँ सर, सुन रहा हूँ। तो ये हमारे चैट बॉक्स में काजल हाँ काजल मुदनवाल का सवाल आया हुआ है काजल मोदनवाल। कि जो कोविड-19 की वजह से जो हमारी इकोनॉमी है ध्वस्त हो चुकी है और हम हाँ ध्वस्त हो चुकी है, मतलब खराब हो चुकी है, हाँ हाँ हाँ। और वो यह जानना चाहती हैं कि हम एज ए स्टूडेंट इकोनॉमी को हाँ। पुनः रास्ते पे लाने के लिए क्या कर सकते हैं। हम्म। तो मैं समझता हूँ कि आप यहाँ पे यदि आंसर करें तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, मैं सवाल समझ रहा हूँ सर, लेकिन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए छात्रों का रोल बहुत ज्यादा मुझे नजर नहीं आता मेरे समझ से। ठीक है। और यही है। हेलो, सुन पा रहे हैं आप सर? जी जी हाँ, आप हाँ proceed हाँ कीजिए। ज्ञान सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो इकोनॉमी के बूस्टअप के लिए छात्रों का रोल तो बहुत ज्यादा नजर नहीं आता है सामान्य परिस्थितियों में, लेकिन ये है कि ये मतलब बाजार में और टोटल सोसाइटी में एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट कर सकते हैं। लोगों में जो मतलब दहशत और भय है, जो एक निगेटिविटी भय मतलब भर गई है अंदर, वो दूर हो। उनका एक मतलब साइकोलॉजिकल ब्रेन वॉश हो कि वो मतलब माहौल सुरक्षित है, अच्छा बाजार है। इस तरह से मतलब हो सकता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लोगों को मोटिवेट करें और लोग बाजार में आए और डिमांड जनरेट कर सकते हैं इस हिसाब से सर। मतलब लोगों से डर को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं, ये एक माहौल बना सकते हैं अच्छा पॉजिटिव, मैं ऐसा मान सकता हूँ। सर जैसे आपने बोला कि क्या बोलते बाजार में जा सकते हैं, बाजार तो पूरा लॉक है तो कैसे जाएंगे सर? बताइए। लॉक अच्छा, है तो मैं अमित मैं थोड़ा सा इस पे कुछ हाईलाइट करना चाहता हूँ हाँ इस जी जी सवाल सर, पे। आइए, वेलकम सर, थैंक यू ज्ञान मैं सर। काजल मोदनवाल को इसलिए ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, जब क्राइसिस की कंडीशन में होता है या जब प्रॉब्लम की कंडीशन होती है, तो आप चाहे जीवन के जिस क्षेत्र में हो, आपको अपने फंडामेंटल को फॉलो करना पड़ता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर क्रिकेट में पिच बिल्कुल खराब है, बैट्समैन के लिए एकदम उपयोगी है और बॉलर को पिच से बिल्कुल मदद नहीं मिल रही है, तो क्रिकेट का फंडामेंटल ये कहता है कि आप अपने लाइन और लेंथ को केवल ठीक रखिए, बाकी काम होने दीजिए जो हो रहा है। हाँ, वो आप ज्यादा अपने स्पीड हाथ मत में नहीं जनरेट है। करिए, आप बाउंसर्स मत फेंकिए, आप शॉर्ट पिच मत फेंकिए, आप केवल अपना लाइन और लेंथ मेंटेन रखिए। ये फंडामेंटल है क्रिकेट का। तब जाके आप खराब पिच पे भी अच्छा बॉलर अच्छा कर पाएगा। ठीक उसी तरीके से स्टूडेंट का लिमिटेशन है इस क्राइसिस में। वो तो इवन बूम के कंडीशन में भी स्टूडेंट का लिमिटेशन है, और क्राइसिस में तो और ज्यादा लिमिटेशन है इकोनॉमी को बढ़ाने में। आप इस समय सिर्फ और सिर्फ एक कंज्यूमर हो सकते हैं, और कंज्यूमर का भी डिमांड इस समय काफी नीचे है, तो आपका रोल काफी कम है। शॉर्ट टर्म में आप कुछ नहीं कर सकते इससे ज्यादा एज ए कंज्यूमर के अलावा। हाँ, लॉन्ग टर्म में आपका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स आप में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो फ्यूचर के लिए कैपिटल फॉर्मेशन है। तो आप अपने फंडामेंटल पे फोकस करिए, अपने स्टडीज पे फोकस करिए, अपने एग्जाम पे फोकस करिए, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखिए, अपनी सोसाइटी का ख्याल रखिए। आपकी इकोनॉमी बहुत जल्दी रिवाइव कर जाएगी। जी सर। मेरा जी यही बिल्कुल जवाब सर। है आपके लिए। थैंक यू सर, इतना अच्छा आंसर देने के लिए। थैंक यू सर ज्ञान बहुत सर। हाँ, तो हाँ शिवा, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर यही पूछ रहा था सर, जैसे कि अभी इस समय कोरोना वायरस बहुत ज्यादा ही बढ़ रहा है सर, इसके बारे में इकोनॉमिक्स ग्रोथ तो ज्यादा ही मतलब हो रहा है सर, तो इसके बारे में जानना था सर, जैसे कि अभी सर बताए थे। ये सर, मैं चाहूँगा मनमोहन सर, हेलो, मनमोहन लाल विश्वकर्मा सर, हेलो, मनमोहन हाँ सर हाँ आप मुझे सुन बताइए। पा रहे हैं ना? मुकेश मिश्रा सर, हाँ मित्र, हम सुन हाँ रहे हैं सर। सुन रहे हैं।
आप दोनों में से जो चाहें इस सवाल का आंसर दे दें। शिवा ने जो नहीं, सवाल इसको पूछा है प्लीज। मनमोहन सर को इस सवाल को रेफर करिए, अमित मनमोहन सर को। नहीं सर, सर मैं इससे सवाल सवाल मनमोहन रिपीट सर सवाल रिपीट कीजिए। हाँ मैं पूछता हूँ मनमोहन से। शिवा ने कोविड-19 के कौन है कोविड-19 की स्थिति में अपना फिर से स्वाइन को लेकर चिंता उठाया है, और साथ में हमारे जो ज्ञान पांडे सर हैं उन्होंने चैट बॉक्स में भी एक सवाल पूछा है, और वो यह जानना चाहते हैं कि ऐसी दशा में डिमांड कैसे बढ़ाया जाए। मैं मनमोहन सर से यही पूछूंगा कि कोविड-19 जैसी जो पैनिक सिचुएशन है, रोबोट सिचुएशन है, ऐसे में डिमांड कैसे बढ़ाया जाए। प्लीज सर, डिमांड कैसे बढ़ाया जाए सर? हेलो, हाँ, जो मैं सवाल समझ पाया कि हेलो, हमारे पास केवल 8 मिनट बचे हुए हैं। हाँ अमित, जो मैं सवाल समझ पाया कि यही पूछा गया है कि इस मंदी के समय में डिमांड कैसे बढ़ाई जाए। सही, जी सर। सवाल यही है। ओके सर। मंडे सर। देखिए इस मंदी देखिए कोविड-19 ऐसी स्थिति है कि पूरे विश्व में मंदी लेके आई है। मंदी दोनों तरफ से इस समय आ गई है, डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड। जैसा कि अर्थशास्त्र के विद्यार्थी सभी बच्चे हैं हमारे यहाँ, तो अर्थशास्त्र में आप लोग सभी लोग पढ़ते हैं मांग और पूर्ति। एक तरफ मांग होती है, एक तरफ पूर्ति की जाती है, या एक तरफ पूर्ति होती है तो दूसरी तरफ मांग की जाती है। इस तरह पूरे अर्थव्यवस्था में मंदी छाई हुई है। मंदी का भी किसी ने पूछा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा, क्योंकि सभी उद्योग धंधे बंद हैं, सभी लोग अपने घर में बंद हैं, रोजगार सभी लोगों को बंद कर दिया गया कि आप लोग कोई घर से निकलेगा नहीं, तो सबकी इनकम बिल्कुल समाप्त हो रही है। इनकम जो पहले की पुरानी बची हुई उसी इनकम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, नया इनकम जनरेट नहीं हो रहा पिछले 2 महीने से इस लॉकडाउन में। जब पैसा लोगों के पास नहीं है तो वो मांग कैसे करेंगे? मांग उतना ही कर रहे हैं जितना उनके पास संसाधन है या जितना उनके पास पैसा है, आय है। इस मंदी के समय अगर हमें मांग बढ़ाना है, 2 तरीका अर्थशास्त्रियों ने बताया। एक हेलीकॉप्टर मनी की बात की गई थी। हेलीकॉप्टर मनी को हम स्नातक के विद्यार्थियों को समझा दें, हेलीकॉप्टर मनी क्या है। हेलीकॉप्टर मनी में कहा गया कि लोगों को पैसा बांट दिया जाए। हेलीकॉप्टर मनी का सीधा सीधा अर्थ होता है कि हेलीकॉप्टर से पैसा गिराया जाए और लोगों को मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा केवल एक हेलीकॉप्टर मनी का अर्थ है। हेलीकॉप्टर मनी का अर्थ होता है कि लोगों को पैसा बांट दिया जाए, उपलब्ध करा दिया जाए, तो वह लोग पैसा, लेकिन पैसा तो कोई खाएगा नहीं, पैसे से वस्तुओं की मांग करेंगे। जब पैसे से वस्तुओं की मांग करें तो हेलो, हाँ, जब पैसा लोगों के पास आ जाएगा तो जब पैसा लोगों के पास आ जाएगा तो लोग मांग करेंगे। दूसरा, हेलीकॉप्टर मनी की बात अर्थशास्त्री ने उठाया। दूसरा बात यह उठाया कि 1 महीना लॉकडाउन, लॉकडाउन के 4th स्टेज में बात यह की गई कि लोगों को अब छूट दिया जाए, जगह जगह हर क्षेत्र में छूट दिया जाए, ताकि वो लोग रोजगार पे आए, काम करने के लिए निकले। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के लिए काम उपलब्ध कराया गया, मनरेगा में काम करें, और अपना जिनका छोटा छोटा उद्योग धंधा है, जैसे दुकान वगैरह है, सीधे सीधे जो आपके व्यवहार में दिखता है, इसलिए लोग आए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने रोजगार को खोलें, उद्योग धंधा को खोलें। जब उद्योग धंधा खोलेंगे तो वह क्या होगा, उनकी वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। समझ रहे हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? लोगों की इनकम होगी, मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ाया जा सकता। पहला तरीका तो लोगों को नोट पैसा उपलब्ध करा दिया, फ्री में बांट दिया जाए। यह तरीका पे अर्थशास्त्रियों ने, विद्वानों ने थोड़ी सी आपत्ति जताई कि हम डायरेक्ट किसी के हाथ में पैसा नहीं दे सकते। पैसा देने का अर्थ, अगर हम किन्स के माध्यम, जो अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा विद्वान, महान विद्वान आदमी था, 1929 में मंदी जब आई थी तो उसने एक अच्छा उपाय दिया था कि लोगों को काम दीजिए, काम करा के पैसा दीजिए, और काम ना हो तो उसने एक उदाहरण दिया कि गड्ढा खुदवाइए लोगों से, उसके लिए पैसा दीजिए, फिर उसी गड्ढा को पटवाइए, फिर पैसा दीजिए। पैसा फ्री में नहीं देना, पैसा देना तो है, एक तरह से मुफ्त में ही पैसा देना है, लेकिन उनसे कुछ काम करवा के पैसा दीजिए। इसीलिए हेलीकॉप्टर मनी का कुछ लोगों ने विरोध किया, और लॉकडाउन 4 में लोगों को रोजगार देने की बात
चल रही है और रोजगार सभी राज्य सरकारें उपलब्ध करा रही हैं। जब रोजगार लोगों के पास उपलब्ध होगा तो मांग स्वतः बढ़ जाएगी। ठीक, मुझे लगता है मैं समझा पाया हूँ इस प्रश्न का आंसर। जी सर, समझ में आया। हाँ अमित, एक स्टूडेंट ने हमारे सवाल पूछा है कि कोरोना के पहले नॉवेल क्यों लगाए हैं? ये मुकेश मिश्रा सर बताएं। मुकेश मिश्रा सर बताना चाहेंगे? हेलो अमित, हेलो। हाँ 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 मुकेश सर, इस पे तो हमने एक दिन बड़ा अच्छा लेक्चर भी दिया था, कोरोना कैसे उत्पत्ति हुआ, कैसे इसका नाम बढ़ा। तो अगर किसी को देखना तो फेसबुक पे देख सकता है, लेकिन आपने नोवेल पूछा तो उसके लिए थोड़ी कोरोना के बारे में बता ही देते हैं। हाँ ठीक है, अच्छा। जैसा कि आप लोग जान ही रहे, कोरोना की उत्पत्ति वुहान शहर में हुई। जब पहली बार कोरोना को देखा गया तो यह क्राउन की तरफ से, जब माइक्रोस्कोपी से विश्लेषण किया गया, क्राउन की तरफ से दिखा। क्राउन मतलब क्या, हिंदी में क्या होता है? मुकुट। इसका जो स्ट्रक्चर दिखता है वह क्राउन या मुकुट की तरफ से दिखता है, इसलिए इसे कोरोना कहा गया। कोरोना लैटिन नाम है, लैटिन वर्ड है, जिसका इंग्लिश वर्जन होता है क्राउन। ठीक, इसी इस वायरस को कोरोना वायरस कहा गया। फिर बाद में जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अध्ययन किया, कोरोना वायरस उसके कई प्रकार है, उसकी फैमिली है, मतलब उसमें कई लोग हैं, कोरोना के कई वायरस हैं। तो यह जो इस समय जिससे हम प्रभावित है, वह एक बिल्कुल नया है। नया होने की वजह से इसे नोवेल कहा गया, इस कोरोना को नोवेल कहा गया। हाँ अमित बताइए। थैंक यू मनमोहन सर। हमारे पास केवल 3 मिनट बचा हुआ है। मैं मुकेश मिश्रा सर से कहूँगा कि वे आएँ, वोट ऑफ थैंक्स दें और साथ में यह सूचना भी बताएं कि जो आज वर्कशॉप वाले क्लास हैं कल हम उसको 10 बजे। हेलो। हाँ मुकेश मिश्रा सर। हेलो हेलो हेलो। हाँ अमित सर। तो मिश्रा सर बोलिए, सुनते हैं आपको। हमारे पास 2.5 मिनट से भी कम है। मैं चाहूँगा कि बिल्कुल सर, हम आधे मिनट में बोल देंगे, आप चिंता मत करिए। तो ये बताइए, जो प्रैक्टिस वाली क्लासेज हैं आज चलाए जाए या कल? कल इसको चला बाद में सकते करते हैं। कल चलाते कल हैं। चलाते हैं। बाद में कर सकते हैं, अभी करना तो हाँ पोस्टपोन कर लेते हैं। बाद में करते हैं। कल हाँ सुबह बिल्कुल सेशन, ये जो प्रैक्टिस वाला सेशन है ना, बिल्कुल सर, कल कल से रख दीजिए। हाँ कल से कल कर लेते सर। तो और वैसे भी बिल्कुल हम सर। लोग का समय हो चुका है। तो मुकेश सर आप जो सभी बताएंगे और हम लोग विदा लेते हैं। और सभी से यह रिक्वेस्ट है कि वे अपने क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। हाँ डाल दें, उस पे भी सारे स्पीकर्स हैं, वो रिप्लाई करते हैं। हाँ सभी जो यहाँ पे हैं वो वहाँ पे भी हैं। तो प्लीज मुकेश सर। हाँ अमित। हाँ सर। जी आप दो शब्द बताइए। नहीं, आप मुकेश मिश्रा सर को सेशन को फाइनल करने दीजिए हमें। मुकेश मिश्रा सर तो बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल तुरंत ही कर रहा हूँ। यहाँ पर आज हमारे इस मंच पर पधारे हुए सभी स्पीकर्स, जिसमें हमारे मुकेश पांडे सर, पीयूष सर और मनमोहन सर और वो मिश्रा सर और ज्ञान सर और अमित भूषण सर जो कि होस्ट भी हैं, इन सभी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म इन्होंने तैयार किया और बच्चों को कुछ न कुछ ज्ञान देते रहे इस ऐसे सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में लोग डर से या भयभीत होकर के कुछ पूछ नहीं पा रहे हैं, और ऐसे में कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए लोगों को अच्छी अच्छी जानकारियां दी कि अपना ध्यान कहाँ से कहाँ लगाएं, कैसे करें, कैसे स्टडीज करें, आने वाले सिचुएशन में स्टडीज क्या हों, सबको बहुत अच्छे तरीके से इन्हें प्रेजेंट किया। तो उम्मीद है कि बच्चों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा और आगे भी बच्चे लाभान्वित होते रहेंगे, और अगर कुछ कमियां भी रहेंगी तो उसको हम आगे और अच्छा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम इस उम्मीद के साथ ये इस मंच से विदाई लेना चाहते हैं कि आगे हम और अच्छा करें। थैंक यू। बिल्कुल धन्यवाद सर। अमित सर। सभी सर को मैंने सभी सर को धन्यवाद करता हूँ, ऐसे प्लेटफॉर्म मतलब बिल्कुल, कोई सभी बच्चों के लिए निर्देश भी है कि खाली ना बैठे, खाली